बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में बैरकपुर में अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ देशी भारतीय सिपाहियों का विद्रोह था। यह घटना तब हुई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम एमहर्स्ट, प्रथम अर्ल एमहर्स्ट के नेतृत्व में प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध 1824-1826 लड़ रही थी। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध के दौरान अक्टूबर 1824 में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 26वीं, 47वीं और 62वीं रेजिमेंटों को बर्मी क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी के लिए कलकत्ता के पास बंगाल में एक सैन्य छावनी बैरकपुर से चटगांव तक 500 मील मार्च करने का आदेश दिया गया था। रेजिमेंटों ने मथुरा से बैरकपुर तक लगभग 1000 मील किमी मार्च किया था और इस बार एक अज्ञात दुश्मन बर्मी के खिलाफ एक और लंबा मार्च करने के लिए अनिच्छुक थे। जादुई बर्मी कौशल की अफवाहें भारतीय सिपाहियों के बीच फैल गईं, जिससे विशेष रूप से रामू में बर्मी जीत के बाद उनका मनोबल प्रभावित हुआ। इसके अलावा इन 3 रेजिमेंटों में ज्यादातर हिंदू शामिल थे, जिन्हें काला पानी वर्जित होने के कारण समुद्र पार करने पर संदेह था। डर और थकान के अलावा जिस बात ने सिपाहियों को सबसे ज्यादा निराश किया वह था गाड़ी में मवेशी न होना। प्रत्येक उच्च जाति के सैनिक अपने स्वयं के पीतल के खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें एक बंडल में लपेटा जाता था, जिसमें उसका बिस्तर भी शामिल होता था। उनके वजन के कारण बंडलों को सैनिकों द्वारा उनके बस्ते, बंदूकों और गोला बारूद के अलावा नहीं ले जाया जा सकता था। उस समय आमतौर पर बैलों का इस्तेमाल बंडलों को ले जाने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए किया जाता था। चटगांव तक मार्च के लिए कोई बैल नहीं मिल सका, क्योंकि लगभग सभी उपलब्ध जानवर पहले ही रंगून के समुद्री अभियान के लिए खरीद लिए गए थे। जो कुछ बैल उपलब्ध थे वे घटिया गुणवत्ता के थे और सिपाहियों की पहुंच से बाहर थे, जिन्होंने अनुरोध किया कि सरकार उन्हें बैल उपलब्ध कराए। स्थिति को हल करने के लिए कमांडिंग अधिकारियों ने प्रत्येक रेजिमेंट को 4000 रुपये की अग्रिम राशि की पेशकश की। सिपाहियों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि इसका मतलब अभी भी अपनी जेब से सामान का खर्च देना था। एक मुस्लिम भारतीय सूबेदार मेजर की धमकियों से स्थिति और बिगड़ गई कि अगर उन्होंने बैलों के बारे में शिकायत करना बंद नहीं किया तो उन्हें समुद्र के रास्ते भेज दिया जाएगा। 26वीं रेजिमेंट को पहले मार्च करने का आदेश दिया गया, उसके बाद 47वीं और फिर 62वीं रेजिमेंट को। अंतिम क्षण में आदेश बदलते हुए 47वीं रेजिमेंट को 1 नवंबर 1824 को मार्च शुरू करने के लिए कहा गया। उसके बाद अन्य 2 रेजिमेंटों को 44वीं रेजिमेंट के प्रस्थान के 1 सप्ताह के भीतर शुरू करने का आदेश दिया गया। 1 नवंबर को एक परेड आयोजित की गई, जिसके दौरान 44वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक अपने बस्ते के बिना दिखाई दिए और ऐसा करने का आदेश दिए जाने पर भी उन्होंने इसे लाने से इनकार कर दिया। उन्होंने फिर से अपने गाड़ी के बैल या डबल बट्टा के भुगतान की मांग की और शिकायतों के निवारण के बिना मार्च करने से इनकार कर दिया। कमांडिंग ऑफिसर जनरल डालजेल असंतोष को कम करने में असमर्थ थे। अन्य 2 रेजिमेंट भी प्रभावित हुई और 26वीं बीएनआई के 20 भारतीय सिपाही और 62वीं बीएनआई के 160 सिपाही 27वीं रेजिमेंट के विद्रोही सिपाहियों से जा मिले। बिंदी तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने दिन में व्यवस्था बनाए रखी और पूरी रात परेड ग्राउंड पर रहे, जबकि पगेट को एक याचिका भेजी गई, जो बढ़ते तनाव की खबर सुनकर कलकत्ता से पहुंचे। सिपाहियों ने एक दूत के माध्यम से पगेट को अपनी मांगें प्रस्तुत की और समझाया कि उनका कार्य धार्मिक संकोच के कारण था और मांगें पूरी न होने पर सेवा से बर्खास्त करने का अनुरोध किया। पगेट ने जवाब दिया कि वैध मांगों को तभी संबोधित किया जाएगा जब सिपाहियों ने अपने हथियार डाल दिए हों। पुनर्विचार का यह वादा सिपाहियों को अपनी स्थिति छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। रॉयल सर्विस के एक पुराने स्कूल के मार्शल पगेट ने इस इनकार को सशस्त्र विद्रोह का कार्य माना। उन्होंने यूरोपीय सैनिकों की 2 रेजिमेंटों को बुलाया। 2 नवंबर की सुबह सुदृढ़ीकरण और 26वीं और 62वीं रेजिमेंट के वफादार सदस्य स्थिति में आ गए। उन्होंने गुप्त रूप से सिपाही शिविर के मैदान को घेर लिया और विद्रोहियों को एक अंतिम संदेश भेजा, जिसमें मांग की गई कि वे शिकायतों पर किसी भी चर्चा से पहले हथियार डाल दें। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अपना मन बनाने के लिए केवल 10 मिनट की पेशकश की गई थी। सिपाहियों ने या तो हिचकिचाहट की या अल्टीमेटम को खारिज कर दिया और पैगेट ने 2 तोपों को विद्रोहियों पर फायर करने का आदेश दिया। इसके बाद गुप्त रूप से रखे गए घुड़सवार तोपखाने द्वारा पीछे से हमला किया गया। इस अचानक हमले से हैरान सिपाहियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाकी ब्रिटिश रेजिमेंट ने सभी दिशाओं से हमला कर दिया। कुछ सिपाही बचने के लिए हुगली नदी में कूद गए और डूब गए। अन्य आश्रय के लिए स्थानीय घरों में घुस। बाद में पता चला कि भारतीय सिपाहियों की बंदूकें भरी हुई नहीं थीं।
स्टीवेंसन ने निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब है कि विद्रोहियों का कोई हिंसा का इरादा नहीं था। विद्रोह की जड़ें भारतीय सांस्कृतिक भावनाओं के प्रति ब्रिटिश असंवेदनशीलता, उपेक्षा और खराब आपूर्ति व्यवस्था में थी, जिसने मथुरा से बैरकपुर तक एक लंबे मार्च के बाद बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की कई रेजिमेंटों के सिपाहियों के बीच बढ़ती नाराजगी का कारण बना। व्यक्तिगत प्रभावों के लिए परिवहन की कमी और समुद्र द्वारा ले जाए जाने की सांस्कृतिक चिंताओं ने आशंका पैदा की, और जब 47वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक परेड में दिखाई दिए तो सैनिकों ने चटगांव की ओर मार्च करने से इनकार कर दिया जब तक कि उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता। विवाद को सुलझाने के प्रयास विफल रहे और असंतोष 26वीं और 62वीं रेजिमेंट के तत्वों में फैल गया। भारत के कमांडर इन चीफ जनरल सर एडवर्ड पेजेट ने सैनिकों को निवारण के उनके अनुरोधों पर विचार करने से पहले अपने हथियार डालने का आदेश दिया। अंतिम चेतावनी के बाद शिविर पर तोपखाने और पैदल सेना से हमला किया गया और लगभग 180 सिपाही मारे गए, साथ ही बड़ी संख्या में नागरिक भी मारे गए। इसके बाद कई विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया गया और अन्य को लंबी अवधि की सजा सुनाई गई। 47वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और इसके भारतीय अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि इसके यूरोपीय अधिकारियों को अन्य रेजिमेंटों में स्थानांतरित कर दिया गया। इस घटना को भारतीय और ब्रिटिश मीडिया में काफी हद तक दबा दिया गया था और ब्रिटिश जनता को केवल सीमित जानकारी ही जारी की गई थी। इसके बावजूद सिपाहियों की शिकायतों से निपटने में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की कठोर आलोचना हुई। शेष बचे अधिकांश विद्रोहियों को पकड़ लिया गया और 2 नवंबर को 11 सिपाहियों की पहचान रिंग लीडर के रूप में की गई और उन्हें तेजी से सुनवाई मिली, जहां उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इनमें से 6 47वीं बीएनआई से थे, 4 62वीं बीएनआई से थे और एक 26वीं बीएनआई से था, जो उसी दिन परेड ग्राउंड में मारे गए थे। लगभग 52 सिपाहियों को सड़कों पर जंजीरों में 14 साल की कड़ी मेहनत की सजा सुनाई गई। कई अन्य को कम अवधि की सजा सुनाई गई। 4 नवंबर को फोर्ट विलियम से जारी एक सामान्य आदेश द्वारा 47वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और इसके भारतीय अधिकारियों को अपमानित, बर्खास्त और सरकार के विश्वास के अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि यह सोचा गया था कि उनके ज्ञान के बिना विद्रोह नहीं हो सकता था। सभी ब्रिटिश अधिकारियों को एक नई 59वीं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। 9 नवंबर को बिंदी को पास में ही गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन उसे जंजीरों में लटकाकर विशेष रूप से कठोर सजा दी गई। उसके शरीर को महीनों तक खुलेआम सार्वजनिक प्रदर्शन में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लगभग 400 विद्रोहियों में से 180 हमले के दौरान मारे गए। हालांकि मरने वालों की संख्या विवादित है। स्थानीय अर्ध सरकारी समाचार पत्र बंगाल हुरकरू ने नवंबर 1824 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि मृतकों की संख्या 100 थी, जो एक सही अनुमान था। 1827 में विपक्षी सांसद जोसेफ ह्यूम ने ब्रिटिश संसद के पटल पर बताया कि भारत से उनके पास पहुंचे तथ्यों के अनुसार यह संख्या 400 से 600 के बीच थी। जवाब में टोरी सांसद चार्ल्स विलियम्स व्यान ने सरकार की ओर से दावा किया कि यह संख्या 180 से अधिक नहीं थी। बिंदी शहीद हो गए और भारतीय सिपाहियों के बीच एक प्रसिद्ध नायक बन गए, खास तौर पर उनकी मृत्यु के बाद। इस घटना की याद में बिंदी की मृत्यु के 6 महीने बाद भारतीय सिपाहियों और स्थानीय लोगों ने उनकी फांसी की जगह के पास एक मंदिर बनवाया। बिंदा बाबा मंदिर के नाम से आज भी यह मंदिर बना हुआ है।